शादो कंजरी और गामे का वाकया किस्त नंबर 2। जबकि गामा मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज से बोला, शादो मेरा बुखार तभी ठीक होगा जब तू मेरी दुल्हन बनके मेरे घर आएगी। मैं सारी जिंदगी तेरा इंतजार करूंगा। गामे की बातें सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाती शादो जब अपनी झुग्गी में दाखिल हुई तो सारी झुग्गी सिगरेट के धुएं से भरी पड़ी थी। काला और उनकी बिरादरी के 4 और मर्द बैठे ताश खेल रहे थे। शादो के अंदर दाखिल होते ही एक मर्द बोला, काले भिरजाई आ गई, लगता है हमें जाना चाहिए। काले ने आज खूब चरस पी रखी थी। वो झूमते हुए बोला, तेरी भिरजाई की माँ की, अरे तू बैठ और अपनी बारी चल, वो कुछ कहे तो सही, उसे नंगा करके मारूंगा। शादो ने गोदड़ी पे लेटे एक टिक छत को घूरते बच्चे को उठाकर कलेजे से लगाया और उसे चूमती हुई उठाकर झुग्गी से बाहर निकल आई। बच्चे ने शादो को देखते ही खुशी से किलकारियां मारना शुरू कर दी। शादो कुछ देर उसे लाडियां करती रही और फिर चोली ऊपर करके दूध पिलाने लगी। इतने में उसकी नजर अपनी बिल्ली पे पड़ी जो मुरझाए चेहरे से झुग्गी के बाहर चित लेटी हुई थी। ये बिल्ली शादो के पास 2 साल से थी और अब ये पहली बार माँ बनने वाली थी। उसकी हालत देखकर यूं लग रहा था जैसे आज रात जरूर उसने बच्चों को जन्म देना था। शादो ने बिल्ली को पिचकारा तो अपना भारी भरकम पेट लिए धीरे धीरे चलती शादो के कदमों में आकर बैठ गई। शादो ने हाथ बढ़ाकर उसके जिस्म को सहलाते हुए कहा, आज तू भी माँ बन जाएगी, तुझे भी मेरा जैसा काका मिलेगा। हो सकता है तेरे 2-3 काके हों। जब वो तेरी छाती से लिपटकर तेरा गरम गरम दूध पिएंगे तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे दुनिया जहान की खुशियां और दौलत तुझे मिल गई है। तेरे दिन भर की थकावट उतर जाएगी, तू भी बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी। अंदर झुग्गी में चलने वाली बेहुदा गुफ्तगू और कहकहों से ध्यान बटाने को शादो कुछ देर यूं ही बिल्ली से बातें करती रही और फिर अपने बच्चे को उठाकर झुग्गी में गई। उसे गोदड़ी पर सुलाकर बाहर निकलने लगी तो काले ने आवाज लगाई, कंजरी किधर जा रही है, रोटी बनाकर दे, भूख से बुरा हाल हो रहा है। शादो ने जवाब दिया, हाँ बना देती हूँ, मैं मिट्टी को थोड़ा सा पानी लगाऊं, बहुत सख्त हुई पड़ी है, और फिर रोटी के बाद घुघु घोड़े भी बनाने हैं। ये कहकर शादो बाहर गई। जहाँ एक तरफ उसने मिट्टी को छानकर गूंथ कर रखा हुआ था, उस मिट्टी पे पटसन की बोरी देकर ढांप दिया था ताकि जल्द खुश्क ना हो सके, लेकिन उसके बावजूद उसी तरह खुश्क नजर आ रही थी। शादो ने बोरी हटाकर उस पे पानी छिड़का और फिर नीचे बैठकर उसे आटे की तरह गूंथना शुरू कर दिया। काफी बार उलटने पलटने के बाद जब उसने महसूस किया कि अब मिट्टी बिल्कुल नरम हो चुकी है तो वो उठी, अपने हाथ धोए और आटा घी उठाने झुग्गी में दाखिल हुई जहां से सब निखटू जा चुके थे, जबकि काला अभी तलक भी सिगरेट फूंकता खांस रहा था। कल रात उसने जो सालन बनाया था अभी तक पड़ा हुआ था। उसने रोटी बनाई और बनाकर काले के सामने जा रखी, जबकि खुद वापस पत्थरों से बने उस चूल्हे के पास जाकर खाना खाने लगी जो झुग्गी के ऐन दरवाजे पे बाहर की तरफ था। खाना खाने के दौरान काला मुसलसल शादो को घूरता चला जा रहा था, जबकि शादो उसके इस अंदाज पे सख्त कराहत महसूस कर रही थी, क्योंकि जब भी काला चरस पीता और नशे में गर्क होता तो शादो को इन्हीं नजरों से देखता था और आने वाली रात शादो के लिए अजाब बन जाती थी। खाने के बाद शादो काले के सामने से बर्तन उठाने को झुकी तो काले ने उसका बाजू पकड़ लिया और बोला, ये बर्तन रखकर सीधे मेरे बिस्तर पे आना, समझी ना। शादो नरमी से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हाँ बस कुछ खिलौने बना लूं, इसके बाद तेरे पास ही आती हूँ। काला शादो के जवाब पे पीले दांत निकालकर मुस्कुराया और जमीन पे बिछे बिस्तर पर लेट गया। बर्तन समेट लेने के बाद शादो ने लालटेन उठाई और झुग्गी से बाहर जमीन पे जा बैठी और निहायत इन्हमाक और सलीके से बर्तन बनाने लगी। वो जब भी मिट्टी से गुड्डे गुड्डियां बनाती तो यही सोचती कि सब कहते हैं कि हम इंसानों को भी ऊपर वाले ने मिट्टी से बनाया है, तो क्या उसने भी ऐसे ही मिट्टी को कूट कर छान कर पानी से नरम किया होगा, या उसने भी अपने हाथों से सबको बनाया होगा, या उसके पास कोई मशीन होगी। फिर वो अपने उन दोनों सवालात पे हंसने लगी और खुद को मुखातिब करके कहती, शादो तू कितनी पागल है, वो तो पूरी दुनिया का बनाने वाला है, उसके नजदीक ये इंसानी जिस्म बनाना कौन सा मुश्किल है। वो एक जैसे कुकू घोड़े नहीं बनाता, वो तो हर तरह के इंसान बनाता है, जैसे शादो, जैसे काका, जैसे गामा। अलग हर इंसान एक दूजे से वखरा है, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, लेकिन वो सारे इंसान अच्छे क्यों नहीं बनाता। वो काले जैसा खबीस मर्द ही क्यों बनाता है, वो सारे इंसान एक से क्यों नहीं बनाता। कोई कंजर, कोई राणा है, कोई रईस है, लेकिन सबसे घटिया कंजरी है। शादो और भी बहुत कुछ सोचती रही, लेकिन अंदर से काले ने आवाजें देना शुरू कर दी, शादो बस भी कर दे, आजा मेरे पास,
अब ये कुगू खोड़े छोड़ दे। शादो ने आवाज दी, आती हूँ। कग्गू कोड़े छोड़ दूंगी तो तू यूं घर पे पड़ा सुकून से खाएगा कैसे? मेरी मजबूरी है। शादो ये कहकर दोबारा से खिलौने बनाने में मगन हो गई। वो फिर से सवालों जवाबों में उलझने लगी थी कि इतने में काला अंदर से डगमगाते कदमों से बाहर आया और जमीन पे बैठी शादो को पीछे से दबोच कर उठा लिया। शादो काले की बाहों में कसमसाती हुई चिल्लाने लगी, काले क्या कर रहा है? मेरे हाथ मिट्टी से लिथड़े हुए, हाथ तो धोने दे। काले ने शादो की एक न सुनी। वो डगमगाते कदमों से अंदर जाने लगा तो गूंधी हुई मिट्टी के करीब पड़ी लालटेन उलट गई। उसका शीशा टूट गया और वो फड़क की आवाज से बुझ गई। काले ने शादो को लाकर बिस्तर पर पटखा और उस पर सवार हो गया। शादो कसमसाते हुए उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन नशे में धुत काला उसे छोड़ने को तैयार न था। उसने शादो को जकड़ते हुए कहा, शादो तू आज ऐसे कर रही है जैसे मैं तेरा खसम नहीं कोई अजनबी हूँ। खसम जब बीवी को आवाज दे तो आटा गूंदते छोड़कर भी उसे मर्द को सुकून देने आना होता है, जबकि तूने मेरी एक न सुनी और मट्टी में घुसी रही और अब भी जान छुड़वा रही है। क्या नया खसम ढूंढ लिया है? ये कहकर उसने शादो के चेहरे और गर्दन पे बोसों की बौछार कर दी और कितनी ही देर वो यही कुछ करता रहा। फिर उसने शादो के मिट्टी से लिथड़े हाथों में अपने हाथ पेवस्त किए तो गीली चिकनी मिट्टी उसके हाथों पे भी लग गई और उस मिट्टी ने गोया जलती पे तेल वाला काम किया। अगले ही पल वो शादो को लिबास से बेनियाज कर चुका था। शादो अब कसमसाना छोड़ चुकी थी। वो खुद को हालात के धारे पे छोड़कर खुद को मुकम्मल काले की तहवील में दे चुकी थी, जबकि काला वैश्यों की तरह उस पर टूटा पड़ा था। न जाने कितना ही वक्त ऐसे गुजर गया, लेकिन काला था कि बस न कर रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर पास पड़ी दिया सलाई उठाई और शादो के सीने पे लेटे लेटे सिगरेट सुलगा लिया। शादो को सिगरेट के धुएं से निहायत नफरत थी। वो अपने चूर चूर वजूद के दर्दों को सहती हुई बोली, काले अब बस भी कर दे, मेरा जिस्म टूट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। काले ने सिगरेट का एक लंबा सा कश लिया और सारा धुआं उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, आज की रात इतनी जल्दी बस नहीं होगी। आज मैंने अफीम भी खाई है। आज ही तो इतने अरसे बाद कुछ ज्यादा वक्त साथ गुजारने को मिल रहा है। धुआं शादो के नथनों से फेफड़ों में गया तो वो खांसने लगी। काले खुदा के लिए बस कर दे, मैं तेरी बीवी हूँ, मैं किराए पे लाई हुई कोई कंजरी नहीं हूँ जो तू ऐसा रवैया दिखा रहा है। काला शादो की बात पे कहकहे लगाते हुए उसे मजीद दर्द देता हुआ पागलों की तरह बोला, एक बार फिर से बोल शादो, तू कंजरी नहीं है। अरे तू कंजरी तो है, तू मेरी कंजरी है। ये कहकर काले ने सिगरेट परे फेंका और शादो को पलटकर एक नया जाविया देते हुए उसकी पुश्त पे धीरे धीरे दांतों से काटने लगा। काले के हर एक अंदाज से शादो जैसे तड़प तड़प कर निढाल हो रही थी। उसे यूं लग रहा था कि जैसे उसकी जान निकल जाएगी। काला अब साथ साथ उसके झांपड़ भी लगा रहा था, जिसकी आवाज पूरी झुकी में गूंज रही थी। दर्द जब हद से बढ़ा तो वो चिल्लाई, ओ काले अब बस करते, क्या कुत्ते की तरह मेरा जिस्म नोच कर खाने का इरादा है? बेशरम जलील इंसान, आज तुझे हुआ क्या है? मैं मर जाऊंगी। काले ने मजीद शिद्दतें दिखाते हुए कहा, हाँ मैं इस वक्त कुत्ता हूँ और ये तरीका भी कुत्ते वाला है। हाय आज तो मेरी कंजरी पहले दिन की दुल्हन की तरह लग रही। आज तो कितनी मस्त लग रही है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। शादो भले कितनी ही निडर थी, शादो भले कितनी ही निडर थी, कितनी ही बहादुर थी, लेकिन वो एक औरत थी और एक तवाना मर्द की गिरफ्त में थी जिससे जान छुड़वाना मुश्किल हो चुका था। ये मर्द उसका मजाजी खुदा भी था जो उसे ये भी समझा रहा था कि आटा गूंथते हुए भी उसे पुकारे तो शादो का हक था कि उसे सुकून देती। उसका मजाजी खुदा आज उसके जिस्म पे वो ज़रबे लगा रहा था कि जैसे वो उसकी बीवी नहीं बल्कि एक रात के लिए लाई कोई कंजरी हो। ये सब सोचकर शादो दर्द से कराहते हुए तलखी से हंसते हुए खुद से हम कलाम होने लगी। हाँ मैं कंजरी ही तो हूँ, मैं एक ही वक्त में काले की बीवी भी हूँ और कंजरी भी। मैं उसके बच्चे की माँ भी हूँ और कंजरी भी। हाँ एक कंजरी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक कंजरी की किस्मत में ऊपर वाला ये लिखकर उसे जमीन पे उतारता है कि वो पैसे कमाए और मर्द को भी उसकी मर्जी के मुताबिक सुकून दे, बेशक उस दौरान वो मर ही क्यों ना जाए। आधी रात के करीब काला शादो के जिस्म पे ही ढेर हो गया। उसके मुंह से उठती चरस और सिगरेट की बू शादो को अपने नथनों में उतरती महसूस हो रही थी, जबकि उसका पसीना शादो के जिस्म में समाये जा रहा था। अगले ही पल उसने करवट ली और शादो के जिस्म के पास ही धड़ाम से गिरा और खराटे लेने लगा। शादो कितनी ही देर साकित नजरों से
अंधेरी झुग्गी की कपड़ों से बनी छत को देखती रही। उसका जहन जैसे खाली हो चुका था, जिसमें कोई तखय्युल न था। पूरा जिस्म दर्द की लपेट में था और वो खुद को एक जिंदा लाश समझ रही थी। वो शायद दिन चढ़े ऐसे ही औंधे मुंह लेटी रहती, लेकिन अचानक उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसने दर्द भरे जिस्म को घसीटते हुए बच्चे तक पहुंचाया और अपने सीने से लगा लिया, जहां काला अपने गलीज दांतों के निशान छोड़ चुका था। सुबह शादो की आंख खुली और जब वो लिबास ज़ेब तन करके बाहर निकली तो सामने का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। शादो के सामने उसकी चहेती लाडली बिल्ली खून में लथपथ आसमान की तरफ मुंह खोले पड़ी थी। वो दौड़ती हुई पास गई। जब उसे हिला जुलाकर देखा तो उसका जिस्म ठंडा होकर अकड़ चुका था। न जाने कितनी देर कबल बिल्ली मर चुकी थी। शादो की आंखों से दफतन आंसू जारी हो गए। गुज़श्ता 2 साल में उन्होंने कमोबेश 5 जगहों पे झुग्गियां लगाई थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्ली उन्हें छोड़कर पीछे रह गई हो। हालांकि ऐसा भी वक्त आया कि खाने को कुछ न रहा, तो भी ये इसी तरह शादो के संग भूख काटती रही थी। उस मासूम जानवर ने हमेशा ही अपनी वफादारी का सबूत दिया था। शादो अपने हाथ उसके जिस्म पे फेरते हुए बिलक रही थी कि अचानक एक बात ने शादो को हैरान कर दिया। उसकी बिल्ली का पेट बिल्कुल भी नजर न आ रहा था। हालांकि वो तो मां बनने वाली थी। फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है रात गए उसने बलूंगड़ों को जन्म दिया हो और वो इधर उधर कहीं मौजूद हो। शादो ने आंसू पहुंचे और यहाँ वहां देखने लगी कि उसकी नजर गधा गाड़ी के पास पड़ी घास पे पड़ी, जहां पर 3 अदद बलूंगड़े नजर आ रहे थे। वो दौड़ कर वहां गई और जब उन्हें हाथ से हिलाया तो पता चला कि 2 बलूंगड़े मर चुके थे, जबकि एक बलूंगड़ा नीम जान पड़ा था। शादो जिंदा बलूंगड़े को उठाकर झुग्गी में ले आई, जो भूख से निढाल हुआ जा रहा था, लेकिन शादो के पास दूध की एक बूंद भी न थी। वो लोग खुद काफी दिन से कहवा पीकर गुजारा कर रहे थे। शादो सोचने लगी कि पिल्ले के लिए दूध का इंतजाम करना जरूरी है, वरना ये तो भूखा मर जाएगा। शादो ने बलूंगड़े को एक कपड़े में लपेटकर झुग्गी में रखा और बाहर निकलकर मैदान में लगी एक और झुग्गी की तरफ जाने लगी। सुबह सुबह उस वक्त झुग्गियों में रहने वाली तकरीबन सारी ही औरतें और लड़कियां जाग चुकी थीं और अपने अपने काम धंधे की तैयारियां कर रही थीं। शलवारों से बेनियाज मैले कुचैले बच्चे इधर उधर घूम फिर रहे थे। कोई बच्चा खड़े होकर पेशाब कर रहा था तो कोई अपनी माँ के पीछे रोता मुंह बसोरता किसी चीज की फरमाइश करता नजर आ रहा था। पूरे मैदान में कोई मर्द न था। सब मर्द अभी तक अपनी झुग्गियों में सोए पड़े थे। शादो पहली झुग्गी के बाहर ही रोटी बनाती सुखा के पास जाके रुकी, जिसके 3 बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठे भूखी नजरों से तवे पे डाली रोटी देख रहे थे कि कब रोटी उतरे और वो खाएं। सुखा शादो को देखते ही बोली, आज सुबह सवेरे तू इधर किधर? तेरे पास तो हमारे लिए वक्त ही ना होता है। शादो ने उसे सारी तफसीलात बताने के बाद कहा, सुखा मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बलूंगड़े को पिलाना। सुखा बोली, शादो दूध तो था, लेकिन रात को मेरा खावंद पी गया। उसे तो अपने बच्चों का भी एहसास नहीं। मैंने तो खुद कहवा बनाया है। ये कहकर उसने पास पड़ी काली भुजरंग देचकी का ढकना उठाया ताकि शादो किसी मुगालते में न रहे। शादो बिना कुछ बोले उजरत में वहां से उठी और बाकी तीनों झुग्गियों में गई, लेकिन किसी के पास दूध न था और अगर होता भी तो शायद वो ना देते। सिवाय सुखा के शादो को किसी से अच्छाई की उम्मीद न थी। सुखा हमेशा दूसरों के दुख सुख में शरीक होती थी, लेकिन बाकी सब ही मतलबी थे। गो के ये सब झुग्गी वाले एक बिरादरी के थे, लेकिन सिवाय मर्दों के कभी उनकी औरतें इत्तेफाक सलूक से न रहती थीं और उसकी वजह उनके अलग अलग धंधे थे। कोई भिखारन थी, कोई नाचने वाली, तो कोई जिस्म फरोश। महज एक शादो ही थी जो घुघु घोड़े बनाती थी या कभी कभार अपनी सुरीली आवाज में कुछ गाना गा लेती थी। अपने अलग अलग धंधों की वजह से किसी की कमाई ज्यादा होती थी, किसी की कम, तो इस वजह से औरतों में जलन का बेतहाशा मादा पाया जाता था। क्योंकि मर्दों ने कुछ काम धंधा करना ना होता था, इस वजह से वो मुत्तहिद थे और औरतों को इस्तेमाल करना खूब जानते थे। शादो मायूसी लिए अपनी झुग्गी की तरफ वापस पलटी, जहां अभी तक मुर्दा बिल्ली उसी जाविये में पड़ी हुई थी। उसे बिल्ली के बिछड़ने का बहुत सदमा था, लेकिन अब उसे ये फिक्र खाए जा रही थी कि उसके बलूंगड़े को जिंदा रखने की चाराजोई की जा सके। झुग्गी में दाखिल होकर उसने नीम जान बलूंगड़े को उठाया और आड़े तिरछे लेटे काले को देखा, जो कि अभी तक मदहोश पड़ा खराटे ले रहा था। शादो का अपना बच्चा भी पलके मूंदे सुकून से सो रहा था। शादो कुछ देर बलूंगड़े को देखती रही और कल शाम को उसकी माँ से होने वाली गुफ्तगू याद करने लगी। कल शाम शादो बिल्ली को माँ बनने की बिशारत दे रही थी। वो बिल्ली को देखकर खुश हो रही थी कि जल्द ही उसके बच्चे आएंगे।
تو وہ شادوں کی فکروں سے بھری زندگی میں کوئی خوشی کا سامان پیدا ہوگا۔ وہ ان سے کھیل کر اپنے غم بھلا دے گی، مگر شاید اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے ہی پل جیسے شادوں کی ممتا جاگ اٹھی، اس نے بھر آئی آنکھوں سے اپنی چولی اٹھائی اور بلونگڑے کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلانے کی کوشش کرنے لگی۔ دودھ کی چند بوندیں اس کے اندر گئیں تو جیسے اس کے جسم میں زندگی دوڑ گئی۔ وہ شادوں کے سینے سے لگا، اسی طرح دودھ پینے لگا جیسے کہ اس کا اپنا بچہ پیتا تھا۔ کچھ دیر بعد شادوں نے اسے الگ کیا اور اسے ایک کپڑے پر لٹا کر باہر نکل گئی۔ مردہ بلی اور اس کے دونوں بچوں کو اٹھایا اور تھوڑی دور اسی میدان میں گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ وہ زندگی کے انجام کے بارے میں سوچ کر دہل رہی تھی۔ انسان ہو یا جانور، موت کسی کو نہ بخشتی ہے اور زندگی کبھی کسی کی اچھی دوست ثابت نہ ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اسی جگہ آئی جہاں رات کو گھگو گھوڑے بنا رہی تھی، تو اسے الٹی ہوئی لالٹین نظر آئی جس میں سے تیل بہہ چکا تھا اور شیشہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ٹوٹے شیشے کی کرچیاں دیکھ کر اسے رات کا سارا منظر یاد آنے لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کالے نے لالٹین کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کو بھی شیشے کی طرح کرچی کرچی کر ڈالا ہو۔ کل رات جس قدر کٹھن تھی، دن اس سے زیادہ غمزدہ۔ آج اس کا جسم بھی دردوں سے بھرا ہوا تھا اور دماغ بھی ٹھیک سے کام نہ کر رہا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی اور کام پہ جانے کا بالکل من نہ کر رہا تھا۔ وہ واپس جھکی میں گئی، ناشتہ بنا کر کالے کو دیا جو جاگ چکا تھا اور نہار منہ پھر سے سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ شادوں نے دکھتے سر پہ کپڑا باندھا اور کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ شادو شاید سارا دن ہی سوتی رہتی اگر اس کا بچہ جاگ کر مسلسل چلانا نہ شروع کر دیتا۔ گھر کے بہت سے کام بھی ابھی تلک پڑے تھے۔ وہ عجلت میں اٹھی اور ضروری کام نپٹانے کے بعد اپنے ٹوکرے میں کھلونے سلیقے سے رکھنے لگی۔ پھر اسے ٹوٹی ہوئی لالٹین کا خیال آیا تو وہ بھی اٹھا کر ٹوکرے میں رکھ لی اور ساتھ ہی ایک چھوٹی دودھ والی بالٹی بھی رکھ لی تاکہ واپسی پہ بلونگڑے کے لیے دودھ کا بندوبست کیا جا سکے۔ وہ گاؤں میں داخل ہوئی تو دوپہر کے بعد بچے اسکول سے واپس آ چکے تھے۔ جب انہوں نے شادو کو دیکھا تو وہ اتاولے ہو کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کھلونے خریدنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک بچہ اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ ہمارے گھر چلو، امی بلا رہی ہیں۔ یہ رانا برادری کا بچہ تھا جن کے دروازے پہ شادو ایک بار پہلے بھی جا چکی تھی۔ شادو وہاں پہنچی تو اس بچے کی ماں زلیخا بولی، شادو اندر ہی آ جاؤ، دیکھو ہمارے گھر بہت سے بچے مہمان آئے ہوئے، سب نے کھلونے لینے۔ شادو جب ان کے وسیع و عریض گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ ان کے گھر کے صحن میں ہر طرف سنگ مرمر کی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں اور ایک قطار میں 3 چمکتی دمکتی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ حد درجہ امیر لوگ تھے۔ وہ صحن کے بیچ فرش پہ ٹوکرا رکھ کر بیٹھ گئی تو کچھ ہی دیر بعد گھر میں موجود 4-5 عورتیں بھی باہر نکل آئیں اور بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھلونے خریدنے لگیں۔ اتنی دیر میں بڑے رانا کی بیوی زلیخا بولی، تو صرف گھگو کوڑے ہی بیچتی ہے یا ناچتی گاتی بھی ہے؟ شادو نے جواب دیا، بی بی جی کبھی کبھار گانا تو گا ہی لیتی ہوں مگر ناچنا مجھے نہیں آتا۔ زلیخا بولی، بہت عجیب بات ہے کہ تو کنجری ہے لیکن اس کے باوجود ناچتی ہے، نہ ناچنا پسند کرتی ہے۔ بھئی ناچنا پسند نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ شادو نے سنجیدگی سے جواب دیا، بی بی جی میں کنجری ہوں، کھلونے بھی بناتی ہوں، کبھی گا بھی لیتی ہوں، مگر یہ لازمی نہیں کہ ہر کنجری ناچے ہی تو کنجری کہلاتی ہے۔ زلیخا حیرانی سے بولی، واہ جی واہ، پہلی بار سنا ہے کہ ایک کنجری ناچتی نہیں ہے لیکن کنجری ہے۔ خیر یہ ہمارے مہمان انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، انہیں بہت شوق ہے پنجابی گانے سننے کا، اگر تو گائے گی تو پیسے بھی دے دیں گے۔ شادو کو زلیخا کے اس انداز پہ ناگواری کا احساس تو ہوا، لیکن وہ یہ سوچ کر خاموش رہی کہ اس گاؤں کی خواتین سے بگاڑ لی تو پھر میرے کھلونے کوئی نہ خریدے گا۔ اس نے اپنی ٹوکری میں رکھی دودھ والی بالٹی نکالی اور اسے بجا کر گانا شروع کر دیا، 4 دناں دا پیار او ربا بڑی لمبی جدائی، لمبی جدائی، ایک تو ساجن میرے پاس نہیں رے، دوجا ملن دی کوئی آس نہیں رے، اس پہ یہ ساون آیا آگ لگائی، ہائے لمبی جدائی، ٹوٹے زمانے تیرے ہاتھ نگوڑے، جن سے دلوں کے تو نے شیشے توڑے، ہجر کی اونچی دیوار بنائی، ہائے لمبی جدائی۔ جب شادو نے یہ گیت شروع کیا تو اس کی آواز چھت پہ بنے کمرے تک جانے لگی
जहां इंग्लैंड से आया राना नदीम फोन पर अपनी सहेली से गपशप में मसरूफ था। वो इस दिलसोज आवाज को सुनकर बालकनी में आया और जब सहन में झांका तो उसे सहन के बीच बैठी शादो नजर आई, जिसके गिर्द घर की सभी खातीन और बच्चे खड़े थे। शादो को देखकर राना नदीम ने कॉल काट दी। वो एक टिक शादो को देखे जा रहा था, जो किसी शहजादी की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल, सुर्ख लब, ऊंची सतवा नाक और उस नाक में छोटी सी नथली थी जो गीत गाने के दौरान मुसलसल झूम रही थी। राना नदीम को यूं लगा कि फोन पे बात करने से कहीं ज्यादा मजा इस नूरे मुजस्सम को देखना और इसकी दिलनशीन आवाज को कानों में उतारने में था। रेशमा का गाया ये गीत खत्म हुआ तो मजीद गीत गाने की फरमाइश हुई, लेकिन शादो बोली, बीबी जी शाम हो चुकी है, अभी मैंने दूध भी लेना है और लालटेन भी ठीक करानी है, मैं फिर आ जाऊंगी। शादो का उज़र सुनकर सब खातीन ने उसे गीत और खिलौनों के पैसे दिए तो शादो के चेहरे पे खुशी के रंग बिखर गए। उसे उम्मीद न थी कि महज एक गीत के उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे। उसने टोकरा उठाया और घर से बाहर निकल गई। देहाती इलाकों में शाम होते ही दुकानें बंद होने लगती हैं। शादो गलियों में घूमती घुमाती एक दुकान पे जा पहुंची जिस पे बड़े बड़े हरूफ में हाजी किराना एंड जनरल स्टोर लिखा हुआ था। उसने अपने सर पे रखा टोकरा दुकान के बाहर रखा, लालटेन उठाई और उस लंबी सी दुकान में दाखिल हुई। सामने ही एक बारिश शख्स कुर्सी रखकर बैठा हुआ था। शादो ने लालटेन आगे करते हुए कहा, चाचा जी बत्ती का शीशा टूट गया है, आपसे मिल जाएगा क्या? वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, आओ जी, क्यों नहीं मिलेगा, बैठो मैं अभी डाल देता हूँ। शादो पास ही पड़े बेंच पे बैठ गई और दुकान में मौजूद तरह तरह के खाने पीने की अशिया और क्रीम पाउडर देखने लगी। वो बदलती हुई दुनिया के रंग देखकर हैरान हो रही थी। वो कभी कभार खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल करती, वरना तो कपड़े धोने वाले साबुन से ही नहाती थी, जबकि यहाँ तो हर तरह के साबुन के ढेर लगे थे। हाजी साहब शादो की निगाहों का ताक़ुब करते हुए बोले, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस लालटेन के नाप का शीशा मिल नहीं रहा, तुम्हें कुछ और चीज भी चाहिए, कोई साबुन, खुशबू या क्रीम? शादो बोली, हाँ चाचा जी, क्रीम पाउडर नहीं चाहिए, अगर दूध है तो आधा किलो दूध भी दे दें, और बस जरा जल्दी करें, मैंने दूर जाना है। हाजी साहब बोले, चाचा ना कहो, मैं हज करके आया हूँ और सब हाजी कहते हैं। शादो मुस्कुरा के बोली, जी ठीक है, हाजी साहब मेरे लिए भी दुआ किया करें। ये कहकर शादो बाहर गई और दूध वाली बाल्टी उठा ली, जबकि इतने में हाजी साहब लालटेन में शीशा डाल चुके थे। फिर उन्होंने बाल्टी में दूध डालकर रखा और शादो के हाथ में लालटेन देते हुए बोले, जरा चेक तो करो, एक नंबर शीशा डाला है, बिल्कुल भी पीला नहीं होगा। बत्ती में तेल भी डाल दूं या घर पे है? शादो बोली, हाजी साहब घर पे तेल है। शादो ने शीशे की कीमत पूछी तो हाजी साहब ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। शादो हैरानी से हाजी साहब को देखने लगी तो वो बोले, पैसों की जरूरत ना है, मैं तुझे रोज ही अपनी दुकान के सामने से गुजरते देखता हूँ, तू झुग्गियों में रहने वाली कंजरी है ना? शादो नागवारी से बोली, हाँ मैं कंजरी तो हूँ मगर भिखारी ना हूँ, मैं चीजें पैसे देकर खरीदती हूँ। ये कहकर शादो पैसे देने लगी कि अचानक बिजली चली गई। हाजी साहब ने दुकान में रखी बैटरी ऑन की, जो यकीनन ठीक तरह चार्जिंग ना होने की वजह से बहुत कम रोशनी दे रही थी। शादो उस मध्यम रोशनी में पैसे गिनकर हाजी साहब को देने लगी तो हाजी साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया। देख शादो, कितने दिन से मेरी तुझ पे नजर है, तू बहुत सोनी है, बस तू इनकार ना करना, ये साथ ही मेरा घर है, बस थोड़ी देर लगेगी और उसके बाद पूरे महीने का सौदा सलफ तुझे मुफ्त दूंगा, टोकरा भर के ले जाना। शादो गुस्से में तलमिला उठी, ओए हाजी छोड़ मेरा हाथ। हाजी साहब बोले, वरना क्या करेगी तू? ये कहेगी कि हाजी साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, अरे तेरी इस बात पे कोई यकीन ना करेगा, जो मैं कहता हूँ मान ले, मौजे करेगी। ये कहकर हाजी साहब ने शादो को दबोचने की कोशिश की तो शादो ने बाजू छुड़वा लिया और इसी असना में बिजली दोबारा आ गई। शादो ने हाजी साहब की सफेद दाढ़ी को देखा और तल्ख लहजे में बोली, मैं तेरी बेटियों की उम्र की हूँ, कुछ तो शर्म कर, तेरे मुंह पे सफेद दाढ़ी और तू कहता है कि मैं हज करके आया हूँ, लेकिन तेरे ये करतूत, शर्म कर शर्म, तू हाजी है क्या? हाजी ऐसे होते हैं? हाजी साहब बगैर किसी शर्मिंदगी के बोले, तू कंजरी होके मुझे शर्म सिखाएगी जो सारा दिन गलियों में आई कुत्ती की तरह घूमती है? हाँ मेरी सफेद दाढ़ी है और मैं हज करके आया हूँ, लेकिन हज से ना मर्द होके तो नहीं आया ना, मेरा भी तो दिल करता है ना कि।
शादो ने हाजी साहब की पूरी बात सुने बगैर लालटेन और दूध वाली बाल्टी उठाई और फिर शीशे के पैसे हाजी साहब के मुंह पे दे मारे। ओए हाजी, तुझे खुदा गारत करे, अगर तूने आइंदा ऐसी बात की तो याद रखी मैंने तेरे ये करतूत गामे को बता देने, वो फिर तेरा खूब इलाज कर लेगा। ये कहकर शादो दुकान से निकली, टोकरा सर पे रखा और तेज रफ्तारी से घर की जानिब चल पड़ी। वो हाजी साहब की बेशर्मी और ढटाई पे हैरान थी। मैं हद से ना मर्द होके तो नहीं आया हूँ, यह जुमला अभी तक उसके कानों में गूंज रहा था। गम और गुस्से की वजह से उसका दिल तेज रफ्तारी से धड़क रहा था। उसे यूं लग रहा था कि काले समय दुनिया का हर मर्द ऐसा ही है। हर मर्द ही औरत को पांव की जूती और खेलने वाला खिलौना समझता है। सूरज मुकम्मल डूब चुका था और गांव की गलियों में अंधेरा ही अंधेरा था। वो गांव की हुदूद से बाहर निकली तो सामने से मोटरसाइकिल पे आते गामे ने उसे देख लिया। वो हैरान हुआ कि आज इतनी देर से शादो घर क्यों जा रही है। उसने ऐन शादो के पास पहुंचकर मोटरसाइकिल रोका तो शादो को भी रुकना पड़ा। शादो की घबराई हुई नजर गामे पे पड़ी। शादो की घबराई हुई नजर जब गामे पे पड़ी तो अगले ही लम्हे वो पुरसुकून हो गई। उसे इतना यकीन था कि गामा कम से कम उसकी इज्जत पे हाथ नहीं डालेगा। शादो और गामे की तीसरी किस्त देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सकें।